ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं यह भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के बच्चों के लिए दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है विभव। जिसका नाम क्या है बेटा? विभव। विभव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल। विभव है क्या? अब इस चीज़ को समझिए। अब विभव को समझने से पहले समझिए, मान लीजिए एक आवेश है, ठीक, एक आवेश है, Q नाम का कोई आवेश, ये पूरा Q है और ये अपने से अनंत बिंदु पर स्थित किसी आवेश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब देखिए, हम जब मानते हैं तो दोनों प्लस आवेश है, वो मान लेते हैं कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। बात समझ रहे हैं? प्लस आवेश है। अब इसको अपनी ओर वो लाने का काम करेगा। अपनी ओर लाने के लिए अब काम करना शुरू कर देगा। काम करेगा तो मतलब उसके ऊपर वर्क शुरू हो जाएगा। तो अपनी ओर लाने के लिए कोई आवेश, अनंत पर स्थित किसी आवेश को अपनी ओर लाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। अब इसी वर्क को अगर हम पर यूनिट चार्ज से डिफाइन करने लगे, अगर इसी वर्क को हम पर यूनिट चार्ज से डिफाइन करने लगें कि यह जो आवेश है अनंत पर स्थित एक कूलाम आवेश को लाने के लिए कितना काम करेगा। ठीक, अब सुनिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए यह आवेश जो है अनंत पर 10 कूलाम का कोई आवेश था, उसको अपनी तरफ लाने के लिए उसने 200 जूल काम किया। कितना काम किया बेटा? 200 जूल काम किया। तो एक आवेश को लाने के लिए उसने कितना काम किया? एक आवेश को लाने के लिए उसने 200/10 का काम किया। कितना काम किया बेटा? 210। और ये कट कर कितना हो गया बेटा? 20 जूल प्रति कूलाम। 20 जूल प्रति कूलाम उसने अपना काम किया, जिससे आपका क्या हो गया? बल आपका वापस आया। तो अब यही विभव क्या होता है? कोई आवेश अनंत पर स्थित किसी दूसरे आवेश को लाने के लिए जो काम करता है, और इसी काम को अगर हम प्रति एकांक आवेश से जोड़ दें, मतलब एक आवेश को लाने में कितना काम करेगा, तो यही जो कार्य होगा वो विभव का रूप ले लेगा। मतलब विभव क्या होता है? प्रति एकांक आवेश को, किसी आवेश द्वारा प्रति एकांक आवेश को अपनी तरफ लाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव। अब यह काम कैसा होता है? देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जो हम रूल जानते हैं उसके हिसाब से प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करने चाहिए बेटा? रिपल करने चाहिए। जब प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि यह काम तो होना नहीं चाहिए, बल तो यहाँ लग रहा है। तो यहाँ पर जो बल काम कर रहा है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो ये कार्य हो रहा है वो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? क्षेत्र विरुद्ध काम कर रहा है। जो भी आपका वर्क डन हो रहा है, वो जो क्षेत्र, इनका नेचर है कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ढकेलेंगे। और ये कह रहा है कि नहीं हम खींचेंगे, ये कह रहा है नहीं हम अपनी तरफ खींचे। अब जैसे मान लीजिए किसी की ताकत को आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, तो मान लीजिए एक आदमी है, हमें पता करना है कि इसकी ताकत कितनी है, और हम इससे लड़ने गए 10 की ताकत से, और ये हमसे लड़ाई किया 10 की ताकत से, ये हमको हरा दिया, हम हार गए। फिर हम अपनी ताकत 20 को बढ़ा दिए, और इसने फिर हमको हरा दिया। लेकिन जैसे ही हम इसको 25 किए, ना ये हमको हरा पाए ना हम इसको हरा पाए। इसका मतलब क्या है कि इसकी तो ताकत है, जो इसका पोटेंशियल है वो क्या है बेटा? 25 है। जो इसका पोटेंशियल है वो कितना है बेटा? 25 है। तो पोटेंशियल का जो मेन क्या है बेटा? बौद्धिक, कोई भी आवेश किसी अनंत पर स्थित आवेश को अपनी ओर, किसी अनंत पर स्थित एकांक धनावेश को अपनी तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लाने के लिए जो काम करता है, उसी को हम लोग विभव के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारा विभव आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव भी आएगी। अब चलिए हम लोग विभव का मान निकालते हैं। विभव का जो मेन फॉर्मूला था वो आपके सामने है। अब इसके मात्रक की बात करें तो जूल बटे कूलाम हो जाएगा। अब देखिए, ये विभव कैसा राशि है?
ये विभव कैसा राशि है, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो विभव की अगर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं तो विभव को आप देख रहे हैं तो विभव कौन सी राशि बेटा, ये जूल भी आपका अदिश है, मतलब सॉरी कार्य आपका क्या बेटा अदिश है, और कूलाम भी आपका अदिश है। अब ये बताइए दो अदिश कभी सदिश बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। सदिश अगर होगा तभी सदिश की बातें होंगी, अगर दोनों ही अदिश हैं तो वो सदिश का निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं? तो जो हमारा विभव होता है वो क्या होता है बेटा, सदिश होता है, अरे सॉरी अदिश होता है। अब चलिए विभव का मान ज्ञात करने की प्रयत्न करते हैं कि विभव का मान क्या होगा। अब देखिए विभव का मान लीजिए यह आवेश है और यह अपने से अनंत दूरी पर स्थित Q नॉट आवेश को अपनी तरफ लाता है और उसको लाकर यहाँ तक R तक ला देता है। मान लीजिए यहाँ तक R तक उसको अपनी तरफ ला देने की कोशिश करता है। अब इसके प्रूफ के लिए हम लोग थोड़ा सा एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है कैलकुलस मेथड। अब देखिए आपको पता है कि जो V निकालना है उसके लिए हमें W चाहिए और Q अपने पास है, बस W निकालेंगे। अब अगर हम मानते हैं जो कि अनंत से अगर ला रहा है तो इसमें कोई कार्य काम नहीं करेगा। अगर कोई किसी के विरुद्ध, देखिए वो वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध काम कर रहा है तो इसमें एक चीज़ है कि इसमें एक्सीलरेशन उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर हम मान लीजिए बहुत छोटा सा वर्क डन लें DW, बहुत छोटा सा वर्क डन लें DW, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F इंटू डी। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो DR के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर वो था और यहाँ से यहाँ तक उसको ले आया DR में, उसके लिए वर्क डन कितना होगा। अब आपको कूलाम के नियम से आपको F का फॉर्मूला पता ही है। F का फॉर्मूला क्या बेटा, K Q1 Q2 अपॉन में R², जहाँ K क्या बेटा, जहाँ पे K क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। वो हम जानबूझ कर नहीं लिखे ताकि लिखना आसान हो जाए हमारे लिए। तब यहाँ पर F की वैल्यू को हमने लिख दिया बेटा K, और Q1 की जगह Q हो गया और Q2 की जगह आपका बेटा Q नॉट हो गया, अपॉन में क्या हो गया बेटा R², और ये आपका DR हो गया। अब देखो बेटा ये बहुत छोटी अमाउंट है, ये बहुत छोटे अमाउंट है। किसी छोटे अमाउंट को अगर बड़े अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो हम उसका क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया। जब वो अनंत पे था तो हमने कोई काम किया 0, लेकिन जब वो हमारे पास आ गया तो मान लीजिए हमने W काम किया। अब देखिए इंटीग्रेशन में हमने यहाँ पे क्या किया, अनंत पर वो वस्तु कहाँ पे थी बेटा, अनंत पर थी, और उसे हम कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, उसे हम R तक लेकर आ रहे हैं। क्या हमारे पास बेटा Q नॉट अपॉन में R² होता है, सॉरी, तो यहाँ R² और ये आपका DR हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, उन्हीं का होता है जिनके अंदर बदलने का गुण होता है। जो बदल ही नहीं रहे उनका इंटीग्रेशन क्या आप उनको बढ़ाएंगे, क्या आप उसको घटाएंगे, तो उनके अंदर ना बढ़ने की गुण है ना ही उनके अंदर घटने का गुण है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप देखेंगे ये 0 से W, तो DW तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में K बाहर, K आपका कांस्टेंट है, ये Q भी आपका फिक्स है, ये Q नॉट भी आपका फिक्स है। अगर कोई चीज़ फिक्स नहीं है तो वो है बेटा आपका R, डिस्टेंस आपका फिक्स नहीं, बार बार बदलेगा तभी तो वो आप पास आएगा। ये आपका DR है। अगर हम इसको ऐसे लिखें या हम इसको ऐसे लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to W DW का और इंटीग्रेशन Q नॉट अपॉन में कुछ नहीं है, और इसको हम चाहें तो अनंत से R तक ला रहे हैं, और ये R के पावर -2 DR। अब R के पावर -2 कैसे हुआ भाई, अब हम बोलें तो R के पावर -2 कैसे हुआ। ये सीधी सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ नीचे अपॉन में हो और उसका पावर हो, उसको नीचे से अगर हम ऊपर भेज देते हैं, तो अगर हम उसको नीचे से ऊपर भेज देते हैं तो क्या होता है बेटा, अगर हम उसको नीचे से ऊपर की ओर भेज देते हैं तो उसका साइन बदल जाता है। चलिए अब हम आपको कुछ फॉर्मूला बताना चाहते हैं जिसको आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ A से B dx का कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन, इसको भी भूल जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू x होती है। अगर हम इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं तो हम लिखते हैं कि आएगा x ही, बस इसके ऊपर एक लिमिट लग जाएगा। वो लिमिट क्या होगा बेटा, a और b।
लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट x की जगह अपर x की वैल्यू अगर b रखोगे तो b आ जाएगा, और x की जगह ये, इनको करोगे तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन में एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बेटा, x के पावर n अगर dx है तो उसका वैल्यू होता है x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना चाहिए था। अब इसका अगर हम करेंगे तो इस फॉर्मूले के आधार पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा w, और यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा 0 से w। यहाँ पर ये आपका बदलने वाला तो है नहीं, ये आपका Q0 ही रहेगा। अब यहाँ पर भी लिमिट लग जाएगा, कितना लगेगा बेटा, 0 अनंत से r तक। अब देखिए r के पावर कितना है बेटा, -2। इस फार्मूले को देखिए, x के पावर तो यहाँ r है तो r के पावर कितना हो जाएगा बेटा, -2 + 1। r के पावर कितना हो जाएगा बेटा, -2 + 1, और होल के बटे में -2 + 1। चलिए सॉल्यूशन खरीदते हैं इसको, समझ में आया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करने का काम करते हैं। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, इसका तो बेटा देखो, अगर हम यहाँ से लिखने का प्रयास करते हैं, अगर हम इसका देखो बेटा तो ये आपका w -0 हो जाएगा। अब क्या बताए थे, अपर लिमिट लिखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट की वैल्यू w है इसलिए w में कोई बदलाव नहीं हुआ, और लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है तो 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पर बेटा k Q0, और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा r के पावर 2 में से गया -1 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, +- लिमिट इनफाइनाइट टू r। चलिए लिमिट कहाँ है बेटा, इनफाइनाइट टू r। अब देखो अगले स्टेप में आओ तो ये बेटा w हो चुका है, यहाँ पे आपका k Q0 अपने पास है। अब देखो r के पावर -1 है तो ये देखो माइनस इसके साथ लग जाएगा, और ये नीचे अपॉन में r हो जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी टू r। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए w की वैल्यू आ गई k Q0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, पहला अपर लिमिट -1/r, फिर माइनस ब्रैकेट में माइनस, पहले आपको प्लस लिखना है, पहले आपको अपर लिमिट लिख लिया फिर माइनस लिखना है, फिर आपका क्या हो जाएगा, r की जगह आपको रख देना इनफाइनाइट। अब 1/∞ का मतलब क्या होता है बेटा, 1/∞ का मतलब 0 ही होता है। 1/∞ का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर आप बहुत बड़े नंबर से किसी को भाग दोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब हमारा w की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, k Q0 अपॉन, अब ये माइनस इसका कहाँ जाएगा, माइनस कहाँ जाएगा, तो माइनस अपने पास ही रहेगा, तो माइनस आपका हो गया k Q0 अपॉन में r। ये r क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, माइनस इंडिकेशन क्या कर रहा है कि जो वर्क डन है वो अगेंस्ट द रूल है। अगेंस्ट द रूल करने का मतलब जिधर हमको बल लगा, जैसे हमने क्या बताया कि जो बल आपका काम कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि इधर जाओ और हम ज़बरदस्ती इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए समझ में आया। तो अब आपका k का वैल्यू तो आपको पता ही है, k का वैल्यू आपको पता ही, k का वैल्यू क्या है 4π। अभी देखिए अभी जो मैं बता रहा हूँ अभी आपका w निकला है, ध्यान से समझिएगा। अभी आपका क्या निकला है बेटा, w निकला है, अभी विभव नहीं निकला है। अभी आपका क्या निकला है बेटा, w निकला है, अभी आपका विभव नहीं निकला है। तो चलिए विभव निकालते हैं। विभव का फॉर्मूला क्या था बेटा, विभव का फॉर्मूला होता है w/Q0। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ जगह तो नहीं है तो इसलिए हम इसको इधर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप इधर आकर देखो, देखिए यहाँ देखो, अब इस फार्मूले को हम हटा रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, विभव की वैल्यू v है, और w की वैल्यू देखो वहाँ निकाल कर रखे हुए हैं। w की वैल्यू हमने निकाल कर रखा हुआ है, क्या निकाल कर रखा हुआ है, w/Q0। देखो यहाँ पे दिया, अब यह लिखे भी हैं। तो w की वैल्यू कितनी है बेटा, -k Q0 अपॉन में r इंटू बेटा क्या हो जाएगा q। अब इस Q0 से ये Q0 क्या हो गया, कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -k Q/r। ठीक है, क्या है बेटा Q/r। तो k क्या है बेटा, v की वैल्यू कितनी हो गई, -1/4π ε0। माइनस हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये वर्क डन है। माइनस बस ये बता रहा है
कि दिशा जो है बदली हुई दिशा दूसरी तरफ होनी चाहिए थी, और ये आपका Q/R। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, किसी भी दो बिंदु अगर आवेश बीच में रखे हैं, उन दो बिंदु आवेश के कारण उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र विभव कितना काम करेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं भी जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r हो गया, मतलब दूरी जितना ज़्यादा होता जाएगा विभव का मान उतना कम होता जाएगा। मतलब आवेश अपने पास में रखे आवेश को जल्दी ज़्यादा विभव से खींचेगा, जबकि दूर रखे वस्तु को क्या करेगा, कम ताकत से खींचेगा। फिर V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब ये Q क्या बेटा, देखो दो तरह के आवेश है, यह आपका सोर्स है, सोर्स का मतलब उद्गम, इसको हिंदी में थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल पड़ जाता है, और ये आपका परीक्षण आवेश है, ठीक, जिस पर आपका विभव लगना है। तो विभव का जो मान है वो बाहर कौन सा आवेश उससे कोई लेना देना नहीं, यह आवेश कैसा है इस पर डिपेंडेंट है। जैसे ये अगर 10 कूलाम आवेश है और वो बाहर स्थित पूछा जाए एक ही जगह पर कोई 9 कूलाम का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई 8 कूलाम का है, कोई 3 कूलाम का है, तो किस पर विभव ज़्यादा लगाएगा। अगर हम आपसे पूछें तो किस पर विभव का मान ज़्यादा होगा, तो आप कहोगे तीनों पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। क्यों एक समान होगा, क्योंकि जो हमारा भी है वो किस पर निर्भर है बेटा, Q पर निर्भर है, ठीक। और वो Q कौन सा बेटा, परीक्षण इस पर। अगर ये क्वेश्चन होता कि ये आपका अगर परीक्षण, मान लीजिए अब इसका विभव निकाल रहे हैं, किसका विभव निकाल रहे हैं, इसका विभव निकाल रहे हैं, जिसका आप विभव निकालेंगे वही उसका क्या हो जाएगा बेटा, परीक्षण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वही उसका क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभव का मान को आप निकाल सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम विभव इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए तो आपने विभव के बारे में समझा। अब आते हैं कि अगर विभव एक बिंदु पर ना हो, कई सारे बिंदुओं पर अगर काम करें, जैसे मान लीजिए कोई एक इसकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इस पर अगर 4 बिंदुआं हों, Q1, Q2, Q4 और Q5, तो अगर आपका पूरा विभव कितना होगा, तो सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच की दूरी R1 है, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो R2 है, इसके बीच की मान लो R3 है, इसके बीच की मान लो R4 है, और इधर आपका बेटा R5 है, और इसे R6 है। मतलब टोटल जो भी आया, कितना भी आने के चांसेस है 6। तो जो टोटल भी होगा वो जनरली V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 के बराबर होगा। तो भी इसको नॉर्मली आप जोड़ घटा सकते हो, मतलब इसमें आपको वेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। बस इनको सॉल्व करके आंसर निकालो, 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 इनको जितने पॉसिबल दो आवेशों के मध्य, क्योंकि विभव लगता है तो दो आवेशों के मध्य लगता है, एक आवेश के मध्य तो लगे नहीं। हाँ, एक आवेश विभव का मान एक आवेश पर निर्भर करता है, लेकिन काम किसके बीच में करता है, दो आवेशों के बीच। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो कितने भी बिंदु हों उससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपको विभव के बारे में समझ में आएगा। चलिए अगला हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं विभवांतर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, विभवांतर। अब विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभवांतर इसको बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से इसको जाना जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जा रहा है। किसके नाम से जाना जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जा रहा है। डिफरेंस क्या है, अब देखो इसका मतलब नाम से अंतर, मतलब उनके दो लोगों का मान। जैसे मान लीजिए कि यह कोई धारा है, मान लीजिए ये कोई तार है, यह कोई तार है, इस तार पर एक बिंदु पर या कोई आवेश यहाँ पर A है, BA है, QA है, और यहाँ पर कोई एक आवेश आपका QB है, यहाँ पर कोई एक आवेश आपका क्या बेटा QB है, और यहाँ पर कोई वस्तु है Q0 जिसको आपको निकालना है। अब ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से इसको अगर अपनी तरफ इसको खींचता है, अब देखिए ये लोग अगर इसको खींचते हैं तो इस पर जो विभव लगेगा वो कितना लगेगा, B भी लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, WB/Q0 होगी। और ये अगर इसको अकेला खींचता,
अगर ये इसको अकेला खींचता, देखिए ध्यान समझिए, भले ये दो आवेश हैं लेकिन अभी हम QB का विभव निकाल रहे हैं। QB अगर इस पर आवेश लगाते तो इसकी वैल्यू कितनी आती, QA इस पर अगर आवेश लगाता तो कितनी आती, QA अगर इस पर आवेश लगाता तो कितनी लगाती। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो इस पर क्या लगता है, VA लगता, VA कितना लगता बेटा, WA बटे में Q0 लगता। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ के मध्य कितना काम हो रहा है, तो काम देखो, एक VA ने काम किया और एक VB ने काम किया, दोनों का काम का अंतर यहाँ पर आएगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे आएगा। तो ये आपका हो जाएगा WA माइनस WB अपॉन में Q0, या हम इसको सीधे लिख दे रहे हैं डेल्टा W बटे में Q0। अब देखो समझो, अगर आप यहाँ पर खड़े हो और आपको 2 किलोमीटर से कोई सामान लाना था, यहाँ 2 किलोमीटर कोई सामान है जिसको आप यहाँ अपने ताकत से लेकर आना चाहते हो। ठीक, अकेले थे तो 2 किलोमीटर के सामान को लाने के लिए मान लीजिए आपको 500 जूल वर्क करना पड़ा होगा। फिर आपको आपके फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आपने को याद आ रही है उसका तो रास्ता उसी घर में रखा, उसी तरफ उसका रास्ता पड़ता है। तो आपने कहा कि बेटा मित्र एक काम करना कि मेरा एक सामान है इस रास्ते से उसको उठा लेना। अब वो क्या कहा, ठीक है मैं तो आ रहा हूँ लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक सामान नहीं ला पाऊँगा। तो उसने कहा कि मैं यहाँ तक ला दूँगा, इसकी दूरी मान लो 500 मीटर है, यहाँ तक वो सामान ला दे रहा है। अब इस सामान को उसने लाने में कितना खर्च कर दिया, मान लो 230, मान लो यहाँ तक लाने में उसने मान लो 400 जूल खर्च कर दिया, मान लो यहाँ तक उसने लाने में 400 जूल खर्च कर दिया। तो ये अगर अकेला लाता तो उसको कितना लगाना पड़ता, 500 जूल, और ये उसके दोस्त ने क्या कर दिया, 400 जूल लगा दिया। तो अब यहाँ से यहाँ तक टोटल लाने में कितना जूल खर्च हो रहा है बेटा, सिर्फ 100 जूल। मतलब टोटल मान लो 500 जूल फिक्स है, दोस्त भी अगर उसको उठा कर लाता तो 500 जूल होता है। तो कहने का मतलब जो काम अकेला आवेश करता, अब वो काम दो आवेश मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन विभव का अंतर किस पर पड़ा, इस पर पड़ा। विभव का अंतर किस पर पड़ा, इस पर पड़ा। तो विभव का अंतर जो है इस पोर्शन पर काम कर रहा है। देखिए ये इस पोर्शन पर QB अपना विभव लगा रहा है और QA अपना विभव लगा, लेकिन विभव का अंतर कहाँ काम कर रहा है, अंतर इस जगह पे काम कर रहा है। विभव का अंतर कहाँ काम कर रहा है, इस जगह पर काम कर रहा है। और विभव का ये अंतर ही, ध्यान दीजिएगा, विभव का ये अंतर ही आवेश के प्रवाह का कारण होते हैं, आवेश के प्रवाह का कारण होते हैं। यही वो विभव है। अब इसमें से एक विभव ज़्यादा होगा, एक विभव कम होगा। मान लीजिए विभव का प्रवाह, मान लीजिए QA का जो विभव है वो ज़्यादा है, और मतलब हम VA का पावर मान लेते हैं ज़्यादा है और VB का पावर क्या है, कम है। तो अगर धन आवेश की बात करें, तो धन आवेश का जो प्रवाह होगा, किसका, धन आवेश का जो प्रवाह होगा, धन आवेश का जो प्रवाह होगा वो कहाँ से कहाँ होगा बेटा, धन आवेश का प्रवाह अधिक से अधिक विभव से अधिक से कम की ओर होगा। लेकिन रियलिटी में धन आवेश तो प्रवाहित होता नहीं, प्रवाहित कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब निगेटिव आवेश प्रवाहित होता है। तो इसका मतलब अगर ऋणात्मक आवेश प्रवाहित किया जा रहा है तो वो क्या होगा बेटा, कम से अधिक की ओर होगा। आप जितनी भी बैटरियां देखते हो उसमें दो विभव होते हैं, एक तरफ प्लस होता है जिसको हम लोग प्लस टर्मिनल, और एक तरफ होता है निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव टर्मिनल मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है और इसके पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये निगेटिव टर्मिनल को हम लोग कम विभव मानते हैं, कम विभव, और इसको हम लोग अधिक विभव मानते हैं। अधिक विभव मानते हैं। जब हम इसको किसी वायर से जोड़ते हैं तो वायर से जोड़ने पर क्या होता है कि इनके बीच में एक आकर्षण बल के कारण यहाँ का आवेश यहाँ का आवेश उठते उठते इनके पास आना शुरू कर देता है। मतलब जो प्रवाह है कम से अधिक की ओर ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। जो प्रवाह है कम से अधिक की ओर होना शुरू हो जाता है। अगर यही दोनों के दोनों माइनस होंगे तो इनके बीच में प्रवाह
नहीं हो पाएगा। दोनों अगर विभव बराबर हो जाएं तो एक प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो आवेशों के प्रवाह के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है बेटा विभवांतर। अगर दो विभवों का अंतर आपके पास नहीं है तो आप आवेशों का प्रवाह नहीं कर सकते, और आवेशों का प्रवाह करेंगे नहीं होगा तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट आपको मिल रहा है, जो आपको धारा मिल रही है, वो आवेश के प्रवाह के कारण ही मिल रही है। जैसे मान लीजिए आपका एक यहाँ पानी का लेवल यहाँ बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, यहाँ पे अधिक दाब है और यहाँ से हमने एक नल को पानी खोजा तो ये अपने आप प्रवाहित होता है। उसी तरह जो दो विभव होते हैं वो विभव क्या करते हैं, अधिक विभव से कम विभव की ओर हम मानते हैं कि बहता है, लेकिन उसमें हमने केस बताया कि हम धन आवेश जितने भी हमने देखिए, दरअसल माना यह जाता था कि जितने भी आवेश है वो सब धन आवेश है। जैसे कि माना जाता था कि जितने भी आवेश होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, धन आवेश होते हैं, जितने भी आवेश होते हैं। लेकिन बाद में जब देखा गया कि नहीं, एक्चुअल में वो ऋण आवेश है, तो उसको क्या कह दिया कि जितने भी हमने नियम निकाले थे उन सभी नियमों को बदल दिया गया और कहा गया कि ये उल्टा होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना करते, अगर हम ऐसा ना करते तो हमारा सारा फार्मूला गलत हो जाता। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया कि आप जिसको सबको पॉजिटिव आवेश मानकर करिए, लेकिन रियलिटी में जो भी करंट का मेन कारक है वो क्या है बेटा, निगेटिव आवेश है। इसीलिए मैंने बताया कम से अधिक की ओर ये जाता है और हम जनरली इसको बात करते हैं। ठीक है, तो विभवांतर बहुत ज़रूरी चीज़ है और बिना विभवांतर के आप कोई भी धारा का प्रवाह नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, विभव के कारण, द्विध्रुव के कारण विभव अक्षीय तथा निरक्षीय। अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, नोट कर लें।